हेलो लर्नर्स, मैं हूँ डॉक्टर मेघा पंत स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। और आज का हमारा लेक्चर एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जो हमारे जीवन जीने के आवश्यक कौशलों में से एक है। फंडामेंटल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट 1, या फिर हम कह सकते हैं वाचिक और अवाचिक संचार के मूल तत्व, या फिर हम कह सकते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक संचार के मूल तत्व। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे संचार का अर्थ, उसके प्रकार, वाचिक संचार का अर्थ और उसका महत्व, वाचिक संचार के विभिन्न प्रकार और उससे कौशल में निरंतर सुधार के तरीके। हम जानेंगे वाचिक संचार की चुनौतियां और उसमें श्रोताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। पिछले व्याख्यान में हमने सीखा वास्तविक जीवन में मूल्यों और नैतिकता का प्रयोग। वास्तविक जीवन की चुनौतियों में नैतिकता और मूल्यों के महत्व को हमने समझा। साथ ही हमने जाना कि नैतिकता और मूल्यों का अनुप्रयोग हमारे निर्णयों और कार्यों को कैसे सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है। शाब्दिक और अशाब्दिक संचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें संचार को समझना होगा। संचार, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानकारियों और समाचारों का आदान प्रदान। सरल शब्दों में कहें, संचार अपने विचार और समाचार को दूसरे तक पहुंचाता है। मालती माथुर ने अपनी बुक इंग्लिश कम्युनिकेशन में पाउले और रियोर्डन की दी हुई परिभाषा को कोट किया है। Communication is the transfer of information and understanding from one person to another person. It is the way of reaching other with facts, ideas, thoughts and values. अर्थात संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह तथ्यों, विचारों, सोच और मूल्यों के साथ दूसरों तक पहुंचने का एक तरीका है। संचार प्रक्रिया में शब्दों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके बगैर संदेश की संरचना और संप्रेषण करना संभव नहीं है। संदेश का संप्रेषण चाहे मौखिक हो या फिर लिखित हो, दोनों ही परिस्थितियों में शब्दों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शब्दों के आविष्कार से पूर्व मानव ने प्रतीक चिन्हों और अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से संदेश संप्रेषण करना प्रारंभ किया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संचार क्या होता है। वाचिक संचार जो है दो तरह का है, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार। शाब्दिक या वाचिक जिसको हम समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरों के साथ अपनी जानकारी को साझा करते हैं, साझा करते हुए हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। इसमें बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले दोनों ही तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वाचिक संचार में हमेशा एक प्रोवर्ब का यूज किया जाता है, जो प्रोवर्ब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि जो शब्दों का प्रयोग हम करेंगे वो हमेशा छोटे और साधारण से बहुत सरल और स्पष्ट शब्द होंगे। इसके माध्यम से मानव में बौद्धिकता का विकास होता है। मानवीय संचार में शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि हम कई बातों में बिना शब्दों के भी दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। शाब्दिक संचार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। नंबर 2 लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। अब हम जानते हैं मौखिक संचार क्या है। जैसा कि मौखिक शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बोलकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बोलना एक कला है जो हमें व्यवहारिक रूप से आ जाता है, स्वाभाविक तरीके से ही हम सीख लेते हैं। यह संचार के 4 कौशलों में से दूसरे नंबर पर आता है। आशा है संचार के 4 कौशलों से आप परिचित होंगे, जो हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक संचार के दौरान संदेश संप्रेषित करने के लिए उचित माध्यम का होना जरूरी है
और माध्यम का चुनाव करते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि सभी माध्यम सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं होते हैं। क्या अभी तक जो बातें मैंने आपसे बोली हैं, कल आप ये शब्द सही एकदम शब्द टू वर्ड बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि कई बार हमें ये बातें, मुंह से बोली गई बातें याद नहीं रहती हैं, और इसके बजाय अगर मैं आपको लिखकर कुछ दूंगी तो वो आपके पास रहेगा, आप उसको कई बार पढ़ सकते हैं और उसे आप वर्ड टू वर्ड सुना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के जियोज होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि एक कॉमा एक फुल स्टॉप गलत लग जाए तो क्या होगा, सारा जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसका सारा अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या, जब हम सीधे अपनी बात आप दूसरे से साझा करते हैं तब आप ओरल कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे। मौखिक संचार के कुछ माध्यम हैं, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नंबर 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नंबर 3 फ़ोन कॉल्स के द्वारा, वीडियो चैट्स के द्वारा। आजकल व्हाट्सएप पे आप सब लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, तो वो सब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस में क्या होता है, आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 देश के लोग मिलते हैं और आपस में किसी भी एक स्थिति को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किया जाता है किसी चीज़ को लेकर के, स्पीच दी जाती है, भाषण दिया जाता है किसी भी टॉपिक पे लेकर के। और क्या होता है, सम्मेलन किए जाते हैं वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के बीच में, जब वो 2 लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और क्या करते हैं, किसी एक समस्या के समाधान के लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसमें क्या होता है, कोई तर्क वितर्क होते हैं, कोई अपना, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं और अपने अपने अब जो कहना चाहते हैं उसके समर्थन में बोलते हैं। तो क्या होता है, तर्क और वितर्क होता है। ये सब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में होता है और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोलना क्या है, संचार का एक सरल माध्यम है। कई बार जब हम बोलते हैं, हम अपने विचारों को उचित शब्दों के माध्यम से प्रयोग करने में कई बार असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके लिए ना सिर्फ बातचीत की कला में निपुणता होना जरूरी है, बल्कि सुनने की कला में निपुण होना भी उतना ही जरूरी है। क्या बात आपने सुनी, क्या आपने कम्युनिकेट की, ये बहुत ज़रूरी है। बोलना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर के ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु हैं, जैसे कि स्पष्ट, सामान्य और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। सेंडर को हमेशा क्या है, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि वो अपनी बात को क्लियरली कह सके। और आपकी जो आवाज़ है, आपको हमेशा उसके उतार और चढ़ाव पर ध्यान रखना है। आप जो भी बात बोलेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिसीवर है, रिसीवर तक आपकी बात सही से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, रिसीवर की समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब क्या है, अगर रिसीवर तक आपकी बात पहुंचती है तो आपका संचार प्रभावी संचार होगा। परंतु यदि आपने तो अपना व्याख्यान दिया पर रिसीवर उसको सही से नहीं समझ पाए, तो क्या होगा, अगर उसकी डिकोडिंग सही से नहीं हो पाई तो क्या होगा, आपका संचार प्रभावी संचार नहीं होगा। ओरल कम्युनिकेशन तो होगा पर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। संदेश के बेहतर प्रस्तुतिकरण का तरीका आपको जानना है कि किस तरीके से आपको अपना संदेश प्रस्तुत करना है, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको ध्यान रखना है कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। आप कभी भी हमेशा अपने व्याख्यान में नेगेटिव वर्ड्स का यूज करने से आपको बचना चाहिए। सही संरचना और नियमों का पालन करना, बातों को दोहराने से बचना। कई बार क्या होता है, जब आप बोल रहे होते हैं आप बीच में भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी बातों को कई बार रिपीट करने लगते हैं। और क्या होता है, कई बार सही तरीके से व्याकरण का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो कई बार क्या होता है, शब्द की सही संरचना नहीं बन पाती है। तो आपको क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करें तो इन सब महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। आपके शरीर के हाव भाव जो आप बोल रहे हैं उससे हमेशा मिलने चाहिए।
जो भी आप कह रहे हैं, आप अगर कोई खुशी की खबर सुना रहे हैं तो उससे आपके हाव भाव मैच करने चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, उन्हें अपना कोई फ्लैट बेचना है, तो वो अपनी बातों पर दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने काम की सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हमारे सामने बताते हैं। तो हमें क्या है, उनके हाव भाव को पढ़कर अनुमान लगाना है कि वो क्या कह रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन में ये भी बहुत आवश्यक है कि जो इंसान कह रहा है उसके हाव भाव, उसके एक्शन क्या उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्या दोनों चीज़ें मैच करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है, ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब हम जानते हैं रिसीवर के लिए ध्यान में रखने योग्य कुछ बिंदु। सेंडर के तो हमने ध्यान में रखने योग्य बिंदु सीख लिए, अब रिसीवर के बिंदु सीखेंगे। रिसीवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सतर्कता से श्रोता की बात को सुनना। हम कहीं पर बैठे हैं, हम फिजिकली तो कहीं पर प्रेजेंट हैं, पर हो सकता है हम मेंटली कहीं और पहुंचे हैं। तो पर इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो भी श्रोता बोल रहा है उसे आप सतर्कता से सुने। जब भी कोई श्रोता बोल रहा है उसे बीच में नहीं टोकना है, क्योंकि उसके बातों का तारतम्य जो क्या होगा उससे गड़बड़ा जाएगा। कई बार आप देखते हैं कोई स्पीकर लेक्चर दे रहा है तो उसके बीच में कोई ऑडियंस में से उससे क्वेश्चंस पूछता है, बीच में ही उसे टोक देता है, तो उससे क्या होता है, उसके लेक्चर की तारतम्यता टूट जाती है। उसके बाद उसे सही तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, अपने सारे विचारों को रखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमेशा इन बातों का ध्यान में रखना है। और श्रोता की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या होता है कि जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ऑडियंस हमारी बात को कितनी अच्छे तरीके से सुन रही है, और ऑडियंस को ये देखना है कि जो स्पीकर ने बोला है उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको क्या सपोर्ट करती है। श्रोता जब भी अपनी बात को समाप्त कर दे, स्पीकर जब अपनी बात को समाप्त करेगा, तब हमें क्या करना है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। इससे क्या होता है, किसी भी स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है कि जिस टॉपिक पे हमने बोला इसे ऑडियंस ने बहुत अच्छे से सुना, और उसके बाद वो उससे हमें क्वेश्चंस पूछ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंस। हमें स्पीकर की बात को बहुत अधिक पेशेंस के साथ सुनना है। अब हम जानते हैं मौखिक संचार के लाभ, यानी कि मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यह संचार का सबसे तेज और किफ़ायती माध्यम है जिसमें त्रुटियां होने की संभावना बहुत कम रहती हैं। कम समय में अधिक लोगों के साथ संवाद संभव है। आप अपने संदेश पर त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप लेक्चर दे रहे हैं, आप लेक्चर खत्म होने के बाद आपको तुरंत ही उसका प्रतिक्रिया उस पर मिल जाएगी। तो क्या होगा, आपके संदेश पर त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। यह क्या करता है, आपके समय की बचत करता है। और जब आप फिजिकली किसी के सामने प्रेजेंट हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, स्पीकर और रिसीवर दोनों के बीच क्या होगा, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाएंगे स्पीकर और रिसीवर के बीच। और क्या होता है, आपातकालीन परिस्थितियां, जिस समय कभी ऐसी आप लोगों के साथ इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उस समय लिखकर तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे, हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, कितनी जल्दी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें। तो क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरली आपका संदेश गोपनीय रखा जा सकता है। जब आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो संदेश आपका गोपनीय रहेगा। यदि कोई अधूरा या गलत संदेश दिया गया हो तो आप उसे बाद में सुधार सकते हैं। इससे क्या होता है, त्रुटियां होने की संभावना कम रहती है। अब प्राप्तकर्ता जब अपने संदेश को स्पष्ट कर सकता है, जो भी उसे संदेह होता है उसकी स्पीकर की बात पे जब भी कोई संदेह होता है, तो हम क्या करते हैं, रिसीवर क्या करता है, उस पर स्पीकर से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें क्या होगा, स्पीकर तुरंत ही फीडबैक देगा और स्पीकर को भी क्या होगा, तुरंत ही अपनी बात का फीडबैक मिल जाएगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में आपको कागज, कलम, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको किसी कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप भी ओरल तरीके से ही अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं डिमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। अगर किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो ये आवश्यक है कि उसमें कुछ कमियाँ भी होंगी। तो अब हम इसकी कमियों को जानते हैं। श्रोता और प्राप्तकर्ता दोनों का एक समय पर एक जगह पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
इसके लिए क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए, टू वे प्रोसेस है, तो श्रोता और प्राप्तकर्ता, स्पीकर एंड रिसीवर, दोनों एक समय पर एक जगह पर उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। मौखिक शब्दों में जो तथ्य हम बोलते हैं उनकी क्या होती है, कोई सटीकता नहीं होती है। आपको किसी इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि सिलेक्शन किसी और का ही हुआ है। तो क्या है, मौखिक शब्द रूप से बोले गए शब्दों की कोई भी सटीकता नहीं होती है। मौखिक शब्दों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई लिखित रूप में तो कुछ है नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और क्या होता है, मौखिक संचार कई बार स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम अपनी बातों को रिपीट कर देते हैं और रुक रुक करके बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे रिसीवर है, रिसीवर तक स्पष्ट रूप से हमारा मैसेज नहीं कन्वे हो पाता है। और कई बार क्या होता है, जहाँ पर स्पीकर बोल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बहुत हल्ला हो रहा होता है, तो क्या होता है, शोर के कारण भी कई बार संचार कौशल में कमी रह जाती है। और कई बार संदेश बहुत लंबे होते हैं, तो क्या होता है, बहुत लंबे लंबे संदेश याद नहीं रह पाते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो संदेश पूरे अपना अर्थ ही खो देते हैं, तो क्या होता है, पूरी तरीके से अस्पष्ट हो जाता है। इसीलिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का ध्यान रखना है। श्रोता बातों को कई बार दोहराता है जिससे वह स्पष्ट ही नहीं कर पाता, सेंडर को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या डिलीवर करना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यदि मैं सोचने में और रुक रुक कर बोलूँगी और बहुत ज़्यादा टाइम लूँगी अपनी बात को कहने में, तो क्या वो संचार इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। आप भी सोचेंगे कि इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि इतना सोचने में इतना टाइम लग रहा है, पर जब आपको इफेक्टिवली कोई चीज़ कम्युनिकेट की जाएगी तो क्या होगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। और लिखित में क्या होता है, आपके पास अपने संदेश को पढ़ने के कई अवसर होते हैं, आप कई बार अपने लिखे हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किलिंग्सवर्थ, द पर्पज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू इंस्ट्रक्ट। मौखिक संचार के उद्देश्य हैं सूचित करना, प्रभावित करना और निर्देश देना। जब भी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उस बात के बारे में सूचना दे रहे हैं। और कोई हमसे प्रभावित होता है या किसी को हम किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं तो वो क्या है, टू परसुएट करना। और जैसे जब हम कभी को किसी चीज़ को किसी को आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो क्या होता है, इंस्ट्रक्ट करना। जैसे बॉस अपने एम्प्लॉय को करते हैं तो ये क्या होता है, टीचर स्टूडेंट को निर्देश देता है, तो ये सब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब आता है वाचिक संचार का दूसरा प्रकार जो है लिखित संचार, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो शब्दों में तो होती हैं लेकिन उसका स्पष्ट रूप से वो मौखिक ना होकर लिखित होती हैं। प्रभावी संचार के लिए लिखित संदेश में जहाँ स्पष्टता व शुद्धता का होना आवश्यक है, वहीं व्याकरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। लिखित संचार के माध्यमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। क्या होता है, कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं और इनके अभाव में संस्थागत नीतियों, योजनाओं और क्रियाकलापों की जानकारी देना असंभव है। बिना कार्यालयीय आदेश के आप किसी भी सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकते। लिखित संचार के प्रचलित माध्यमों में से एक बहुत ही आवश्यक है जो है व्यक्ति को व्याकरण का सही ज्ञान होना, क्योंकि अगर एक भी कॉमा का आप मिस्टेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपका संदेश गलत प्रसारित हो जाएगा और भाषा की स्पष्टता खो जाएगी। आपको लिखने में, बोलने में तो आप बोल सकते हैं, पर लिखने में यदि आपने कुछ कॉमा गलत लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो व्यक्ति जब आपकी बात को कोई पढ़ेगा तो वो उस पूरे सेंटेंस को पढ़ेगा तो कई बार उसका क्या होगा, गलत अर्थ निकाल देंगे। जैसे हम देखते हैं नोटिस बोर्ड होते हैं, सूचना पट, जिनमें स्कूल्स में सूचनाएं लगाई जाती हैं, प्रतिदिन की जो अपडेट्स होती हैं, जो भी नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, उसमें नोटिस बोर्ड में सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, चस्पा कर दी जाती हैं कि ये एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट ने की हैं या इन एक्टिविटीज़ को अब करवाया जाएगा। समाचार बुलेटिन जो होते हैं, हम न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं। प्रिंट मीडिया है, आजकल समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। नियम पुस्तिकाएँ होती हैं, हर डिपार्टमेंट की, हर विभाग की अपनी नियम पुस्तिकाएँ होती हैं। कार्यालय आदेश होते हैं, लेटर्स होते हैं,
फॉर्म्स होते हैं, बुक्स होती हैं, जिनमें क्या करते हैं हम अपनी बातों को लिख करके अपने आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आज हम कई साल वर्षों पुरानी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, वैसे ही आज जिन पुस्तकों का हम संग्रहण करेंगे, लिखित रूप से उन्हें रखेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के वो काम आएंगी। तो ये क्या है, लिखित संचरण के कुछ माध्यम थे। अब हम जानते हैं मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि लिखित संचार के लाभ। सबसे पहला लाभ इसका यह है कि भेजे जाने वाले संदेश को कई बार संशोधित किया जा सकता है। इससे क्या होगा, त्रुटि होने की संभावना कम रहेगी। जब हम अपने मैसेज को भेजने से पहले कई बार पढ़ लेंगे तो उसमें त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होगी। और यह क्या है, लंबे संदेश के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। हम लंबे लंबे संदेश लिख करके दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यह अधिक तार्किक और सटीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी बात लिखी जाएगी वो तर्क के साथ लिखी जाएगी। इसे कई बार पढ़ा जा सकता है जिससे सही संदेश प्रसारित हो। भविष्य में साक्ष्य और संदर्भ के रूप में इसका क्या है, प्रस्तुतिकरण संभव है। कभी भी भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास अगर लिखित रूप में होगा तो उसके हमारे पास साक्ष्य मौजूद रहेंगे, वो हम संदर्भ के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी भी लिखित संदेश की एक प्रति स्वयं के पास हमेशा रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सेंडर के पास भी पर्याप्त समय होता है कि वो मैसेज को अच्छे से समझ सके, अच्छे से भेज सके। ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। हम अपने भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को लिख करके सृजित कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए है, जो कमज़ोर स्मृति के लोग होते हैं उनके लिए यह अत्यधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि वो कई बार बातों को भूल जाते हैं, इसलिए वो लिख कर उस चीज़ को बार बार याद करते रहते हैं, उन्हें वो चीज़ें याद रहती हैं। सेंडर और रिसीवर की एक साथ इसमें मौजूदगी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि हम लिख करके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसके लिए सेंडर और रिसीवर की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। अब हम जानते हैं लिखित संचार की कुछ कमियां। इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, क्योंकि हम लिख करके भेज रहे हैं तो वो कई दिनों बाद अगले व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसके बाद उसमें तुरंत हमें फीडबैक मिलना संभव नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यदि हम किसी के हाथ इसको भेज रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये लेटर या कोई भी आदेश किसी और के हाथ लग गया तो क्या होगा, इससे उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए यह बिल्कुल ही व्यर्थ है। रिटन कम्युनिकेशन को अशिक्षित जो व्यक्ति होता है वो कभी भी पढ़ नहीं सकता है, ये उनके लिए एकदम व्यर्थ है। और कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति लिखने में अच्छा हो, हर किसी की राइटिंग अच्छी हो, वो अपनी भावनाओं को लिखने का उसको उचित शब्दावली सही समय पर प्रयोग कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भी लिखित संचार प्रभावी नहीं होता है। अब हम जानते हैं मौखिक और लिखित संचार में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संचार क्या होता है, जो बोले गए शब्दों पर निर्भर होता है। इसके विपरीत लिखित संचार क्या होता है, लिखे गए शब्दों पर निर्भर करता है। एक बोले गए शब्दों पर और दूसरा लिखे गए शब्दों पर निर्भर करता है। मौखिक संचार में हमेशा क्या होता है, कम लागत पर संचार किया जाता है, और लिखित संचार के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। आपको कागज़ चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको अगर टाइप करना है तो कंप्यूटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। और मौखिक संचार में कम समय की आवश्यकता होती है। आप ओरली बात को कम्युनिकेट करें तो कम समय लगेगा, और लिखित संचार में क्या है, अधिक समय चाहिए आपको। लिख करके आप पूरी तरीके से अपनी बात को स्पष्ट करेंगे और दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अधिक समय लगेगा। इसके बाद हमें मौखिक संचार में और क्या आवश्यक है हमारे लिए, मौखिक संचार में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मौखिक संचार विश्वसनीय नहीं होता है। और लिखित संचार में क्या होता है, लिखित संचार में हमारे पास रिकॉर्ड होता है, हमारे पास तथ्य होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं। तो क्या होता है, लिखित संचार इन चीज़ों में बेहतर होता है क्योंकि हमारे पास इसमें रिकॉर्ड मौजूद रहता है। मौखिक संचार कई बार रिसीवर उन बातों पर ध्यान ही नहीं देता है कि सेंडर क्या बोल रहा है, उस पर रिसीवर का मेंटली कहीं और रहता है, तो उससे क्या रहता है, उससे ध्यान नहीं रहता। पर लिखित संचार में क्या है, जब आपके पास कोई लेटर आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे, आप उसकी एक एक बात को पढ़ेंगे तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड में आपके पास है कि आपको ऐसा लेटर भेजा गया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा
संचार का अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया। साथ ही हमने जाना वाचिक संचार की विशेषताओं को, मौखिक और लिखित संचार के पृथक पृथक लाभ और कमियों को जाना, प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का तरीका हमने जाना, संचार के महत्व और उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हमने जाना, लिखित संचार के विभिन्न प्रकार, उनके माध्यम, उनका जीवन में प्रयोग करना हमने सीखा। अंत में हमने सीखा मौखिक और लिखित संचार के बीच में अंतर, जिससे क्या हुआ, हमारा मौखिक और लिखित संचार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस व्याख्यान के भाग 2 में हम बात करेंगे अवाचिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ जानेंगे, साथ ही हम उसका महत्व जानेंगे, हम उसके विभिन्न प्रकार जानेंगे, उनका जीवन में उपयोग जानेंगे, उनके लाभ जानेंगे, साथ ही उनकी कमियों को जानेंगे। अवाचिक संचार के विभिन्न तरीके से जीवन में उपयोग, किस तरीके से हम उन्हें जीवन में उपयोग करेंगे, किस तरीके से वाचिक संचार और अवाचिक संचार का अंतर क्या है, इन सब चीज़ों को हम क्या होगा अपने अगले व्याख्यान में स्पष्ट रूप से जानेंगे। इससे आप सभी की एक अच्छी समझ विकसित होगी। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।